नमस्कार साथियों, मैं संजय सर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का हमारा टॉपिक है नरेशन, जिसे स्पीच भी कहा जाता है। साथियों, यह टॉपिक एसएससी और एयरफोर्स, नेवी, साथ ही साथ 10+2 लेवल पर जितने भी एग्जामिनेशंस में इंग्लिश आते हैं सभी में पूछा जाता है। इनसे या तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाने को, या फिर इनसे कॉमन एरर या अन्य पार्ट्स में भी इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम किस तरीके से इसको आपको पढ़ाएंगे, इसका हम आपको एक शेड्यूल दे देते हैं, फिर उसी अकॉर्डिंग मेरा वीडियो सभी पार्ट वाइज होगा। ठीक है साथियों, तो आइए देखते हैं। साथियों, जो नरेशन या स्पीच होता है, यह 2 पार्ट में होता है। इसके 2 भाग होते हैं या इसके 2 प्रकार होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन, दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, इनका परिचय भी हम आपको पढ़ाएंगे कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। लेकिन इससे पहले कुछ बातें, हम इस वीडियो को आपको कुल 7 पार्ट में बताएंगे। पूरा नरेशन हम आपको कुल 7 पार्ट में बताएंगे, जिसमें से मेरा पहला पार्ट है इंट्रोडक्शन या रूल्स ऑफ चेंजेज, जिसमें हम आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है और इनकी पहचान क्या होती है, साथ ही साथ इनमें जो चेंजेस के महत्वपूर्ण नियम है, प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज के, वो बताएंगे। दूसरा जो मेरा वीडियो होगा उसमें इनडायरेक्ट ऑफ असर्टिव सेंटेंसेस और एंड एक्सेप्शंस होगा। तो इसमें हम लोग असर्टिव सेंटेंस और एक्सेप्शंस के वीडियोस देखेंगे। तीसरा जो मेरा वीडियोस होगा इनडायरेक्ट ऑफ इंट्रोगेटिव्स, इसमें हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट सीखेंगे। चौथा जो वीडियो होगा उसमें होगा इनडायरेक्ट ऑफ इम्परेटिव्स, इसमें हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस का जितना भी इनडायरेक्ट बनाया जाता है उसको पढ़ेंगे। पांचवा जो मेरा वीडियो होगा इनडायरेक्ट ऑफ ऑप्टेटिव, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस का जो इनडायरेक्ट बनता कैसे है वो पढ़ेंगे। छठवां वीडियो होगा इनडायरेक्ट ऑफ एक्सक्लेमेटरी, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का किस प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते हैं वो पढ़ेंगे। और लास्ट वीडियो होगा मेरा एडवांस रूल्स, यानी इन सब के अलावा जो भी एडवांस रूल्स हैं, जो भी सभी एग्जामिनेशंस में, यहाँ तक कि सीजीएल के एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, उन सबको भी हम चर्चा करेंगे और उनका भी एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाएंगे। तो साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन और रूल्स ऑफ चेंजेज नरेशन का। ठीक है, तो सबसे पहले बातें करते हैं डायरेक्ट स्पीच की, कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। दोस्तों, डायरेक्ट स्पीच ये कुछ और नहीं है। जनरल सेंस में ये कहा जाए कि हम लोग दिन प्रतिदिन बातें करते हैं और हम जो बातें करते हैं, हमारी बातें कोई किसी से जाकर सेम उसी लैंग्वेज में कहता है जैसे हमने बोला था, तो इसी को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। अगर इसको एक डेफिनेशन के तहत देखा जाए तो ये कहा जा सकता है, व्हेन द वर्ड्स स्पोकन बाय अ स्पीकर इज मेंशन्ड इन द सेम वे एज ही हैड स्पोकन, इट इज़ नोन एज डायरेक्ट स्पीच या डायरेक्ट नरेशन। यानी जो किसी वक्ता ने जो बात बोले थे, जो शब्द कहे थे, अगर उन्हीं शब्दों को सेम उसी तरीके से फिर से बताया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, तो उसे ही हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ठीक, और इसे लिख दिया जाए उसी तरीके से, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू कहेंगे, माना कि कोई मधु है, उसने श्याम से कुछ कहा। मधु ने श्याम से ये कहा कि आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग ट्रैश, यानी मधु ने श्याम से कहा कि मैं अपना समय बेस्ट माने ट्रेस पढ़ने में या बेकार की चीज़ें पढ़ने में बर्बाद नहीं करती। तो जैसे मधु ने कहा, अगर हम वैसे ही रिप्रेजेंट कर देते हैं किसी के सामने कि ऐसा मधु ने यही शब्द बोले थे, वही अल्फाज बोले थे, तो इसी क्रिया को हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच, तो दोस्तों इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? देखिए, जब हमने किसी से कुछ कहा, वो जाकर हमारी बातें किसी और से कहे, लेकिन वो अपनी लैंग्वेज में कहे, हमारी भाषा में न कहे, हमारे सेम शब्दों को न कहे, उसमें थोड़ा आवश्यक चेंजेस करके कहें, तो इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है कि व्हेन द वर्ड्स स्पोकन बाय अ स्पीकर इज मेंशन्ड बाय मेकिंग सम चेंजेज, अगर कुछ चेंजेस करके वो किसी को बतलाता है तो इट इज़ नोन एज इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पे अभी हमने बताया था कि मधु ने श्याम से कहा कि मैं अपना समय बेकार की चीज़ें पढ़ने में बर्बाद नहीं करती, तो यहाँ पे देखिए मधु ने, जब हमने उसको इनडायरेक्ट किया तो हो गया, मधु टोल्ड श्याम दैट शी डिड नॉट वेस्ट हर टाइम इन रीडिंग ट्रैश, यानी जहाँ पे मधु ने अपने आप को मैं कहा था, वहाँ पे हम लोग उसको सी कह रहे हैं। जहाँ पे मधु ने अपने आप को डू नॉट कहा था, वहाँ पे हम लोग इसको डिड नॉट कह रहे हैं। तो इस तरीके के जो चेंजेज हो जाते हैं
अप्रत्यक्ष रूप से जो चेंजेस कर दिए जाते हैं, इसी को हम लोग इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि जो डायरेक्ट होता है उसके कितने पार्ट होते हैं और जो इनडायरेक्ट होता है उसमें क्या हो जाता है। ये जो डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है कि मधु सेड टू श्याम, आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग ट्रेस। इस सेंटेंस में मधु सेड टू श्याम, मधु सेड टू श्याम, ये पोर्शन जो होता है इसको हम लोग रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला पोर्शन होता है। इस रिपोर्टिंग स्पीच में ये जो बोलने वाली होती है मधु, इसे स्पीकर, इसको स्पीकर कहा जाता है। यानी यही जो होता है सब्जेक्ट भी होता है, ये सब्जेक्ट होता है। ये जो बोलने की क्रिया होती है सेड टू, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं इसको। ये जो क्रिया होगी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। और यहाँ पे सुनने वाला जो है श्याम, इसको लिसनर या फिर ऑब्जेक्ट भी कहा जाता है। ठीक, इसमें जो स्पीकर होता है वो हमेशा बोलता है, वही हमेशा कहता है, और जो लिसनर होता है वो सुनने वाला होता है। यानी ये व्यक्ति हमेशा इससे अपनी बात को कहता है। कभी कभी यहाँ पर ये कहने वाला नहीं है तो भी ये बोलेगा। ठीक, तो इस तरीके से जो रिपोर्टिंग स्पीच होता है इसमें आपके 3 पार्ट हो गए, एक स्पीकर हो गया, एक रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और एक लिसनर हो गया। अब ये जो स्पीकर जो कुछ भी बोलेगा, इसके जुबान से जितने शब्द निकलेंगे वो सबके सब रिपोर्टेड स्पीच हो जाते हैं, जिसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं। जैसे इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे दे दिया है कि आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग ट्रेस, रीडिंग ट्रेस। तो ये जो है कि आई डू नॉट वेस्ट माई टाइम इन रीडिंग ट्रेस, यही पूरा का पूरा रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच यानी वक्ता के जुबान से जितने बात निकलते हैं, जितने सेंटेंस निकलते हैं, वो सब के सब रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। और जो वक्ता के बोलने का कार्य होता है, उसमें जो बोलने का कार्य वो करता है, उसके लिए जो सेड टू क्रिया यूज़ की जाती है, सेज यूज़ की जाती है। कभी हैज सेड, कभी विल से, कभी सेज, कभी सेज टू। तो इन सभी को हम लोग जो है रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। कभी साउटेड भी यूज़ होगा, कभी क्राइड भी यूज़ होगा, अलग अलग जगह पे अलग अलग क्रियाएं यूज़ होंगी इस तरीके से। और उस क्रिया के साथ सेड टू के साथ जो एक ऑब्जेक्ट आता है वो लिसनर होता है, वो उसकी बातों को सुनता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो पार्ट्स हो गए डायरेक्ट स्पीच के, वो 2 पार्ट हो गए, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में बोलने वाले के पार्ट को, और रिपोर्टेड स्पीच में उसने जो बोल दिया उसको रखा जाता है। ठीक है, आइए अब जानते हैं कि जब किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है तो उसके दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण चेंजेस किए जाते हैं। तो देखिए, जैसे कोई डायरेक्ट है कि ही सेड टू मी आई एम वेरी बिजी टुडे। ठीक, तो सबसे पहले ये पहचानना होता है कि इन्वर्टेड कॉमा में जो सेंटेंस है वो कैसा है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस होते हैं। खैर, मैं अभी वो नहीं बताने जा रहा हूँ, अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कितने चेंजेस किए जाते हैं। ठीक, तो राइट नाउ देखिए, जैसे यहाँ पे सेड टू है, तो सेड टू को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब का, यानी रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब बदल जाएगा। दूसरा चेंजेस क्या होता है, ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा होता है ये हट जाता है, तो दूसरा कहते हैं रिमूवल ऑफ कॉमाज। ये काम जरूरी है। ठीक, इनडायरेक्ट करते समय कॉमाज हट जाते हैं। तीसरा चेंजेस क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आई एक प्रोनाउन आया है, तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट या सेकंड पर्सन के प्रोनाउन आए हैं तो वो भी बदल जाते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर आ जाता है प्रोनाउन चेंज, यानी प्रोनाउन का भी चेंज किया जाएगा इनडायरेक्ट करते समय। ठीक, चौथा नंबर क्या है, जैसे यहाँ एम है तो इनडायरेक्ट करते समय वाज हो जाएगा। ठीक, इनडायरेक्ट करते समय वाज हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये चौथा जो चेंज होता है वो वर्ब या टेंस का चेंज, टेंस का चेंज भी होता है। ठीक है, अब पांचवा नंबर क्या है, देखिए यहाँ पे टुडे है तो टुडे भी चेंज हो जाता है दैट डे में। तो यहाँ पे हम कहेंगे टुडे क्या है, एक एडवर्ब कहते हैं या निकटता सूचक शब्द कहते हैं। ठीक है, तो एडवर्ब का भी चेंज होता है। ठीक, एडवर्ब का भी चेंज होता है।
तो इस प्रकार से डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो अधिकतम 5 परिवर्तन होते हैं। पहला परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब का, दूसरा इन्वर्टेड कॉमा का हटना, तीसरा जो होता है वो प्रोनाउन का चेंज होना, चौथा जो होता है वो टेंस या वर्ब का बदलना, पांचवा जो होता है एडवर्ब का बदलना। लेकिन ये पांचों परिवर्तन सभी वाक्य में लागू है यह जरूरी नहीं है, क्योंकि जो कुछ वाक्य में रहेगा वही बदलेगा। अगर किसी वाक्य में केवल टेंस चेंज करने की आवश्यकता है तो टेंस चेंज करेंगे, किसी में केवल कॉमा हटाने की आवश्यकता है तो कॉमा हटाएंगे, किसी में केवल प्रोनाउन चेंज करने की जरूरत है तो केवल प्रोनाउन चेंज करेंगे, कहीं केवल एडवर्ब चेंज करने की जरूरत है तो वो चेंज करेंगे। ठीक है, इस तरीके से अधिकतम 5 परिवर्तन होते हैं। तो इन परिवर्तन को अब हम बारी बारी सीखेंगे। इसमें सबसे जरूरी होता है प्रोनाउन चेंज का परिवर्तन, फिर उसके बाद टेंस का, फिर एडवर्ब का। तो आज हम लोग सीखेंगे थोड़ा सा प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, प्रोनाउन चेंज। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पर्सन की। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, आई, ठीक, मी, माई, माइन और माई सेल्फ, ये जो है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है। ठीक, अगर इनमें से कोई भी एक रिपोर्टेड स्पीच में आया है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक रिपोर्टेड स्पीच में आया है तो उसका रिलेशन, इन सभी का रिलेशन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होता है, यानी यह ही से होगा, क्योंकि जो स्पीकर होता है वो अपने आप को आई, मी, माई कहता है, जो बोलने वाला होता है। अगर यहाँ ही बोल रहा है तो ये अपने आप को आई, मी, माई कहेगा। अगर यहाँ सी कोई बोलती तो वो अपने आप को आई, मी, माई कहती। तो इसीलिए इन सबका रिलेशन जो होता है वो हमेशा इस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से होगा। ठीक, तो इनडायरेक्ट करते समय इनमें से कोई एक आया होगा, जरूरी नहीं कि सबके सब एक साथ आए हों, कोई एक आया होगा। तो जब इनडायरेक्ट करेंगे तो हमें करना क्या होता है, ये जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है, इन प्रोनाउन के स्थान पर इस सब्जेक्ट का प्रोनाउन यूज किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे केस नहीं बदलना चाहिए। केस का मतलब जैसे ये सब्जेक्ट है तो इसकी जगह ही का सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, तो इसकी जगह आई की जगह ही का सब्जेक्ट ही हो जाएगा, मी की जगह ही का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हिम हो जाएगा, माई की जगह ही का पजेसिव लिखेंगे तो हिज हो जाएगा, माइन की जगह ही का पजेसिव हिज हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई एक आया होगा या कोई दो आया होगा, जरूरी नहीं कि सब एक साथ आए हों। फिर भी मैंने चेंज बताया है सिर्फ कि फर्स्ट पर्सन आए तो उसको इसी तरह से चेंज करना है। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे ही सेड आई एम वेरी बिजी, आई एम वेरी बिजी। तो आप जरा अनुमान लगाइए, ही बोल रहा है कि आई एम वेरी बिजी, तो वो आई किसको कहा है, अपने आप को कहा है, राइट, वो अपने आप को आई कहा है। तो जब हम चेंज करेंगे तो हम ही को ही बुलाएंगे ना, हम उसको आई नहीं बुला सकते, क्योंकि आई कहने पे हम खुद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पे इस आई की जगह ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब चूंकि ये पास्ट है तो नियम कहता है कि दूसरा भी पास्ट हो जाना चाहिए, इसलिए एम का वाज हो जाएगा। ठीक, वेरी बिजी, और ये दैट हट लग जाएगा, फिर यहाँ पे सैड होगा, फिर ही। इस तरीके से आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज किया जाता है। बहुत ही आसान होता है पर्सन को चेंज करना। ठीक है, ये रहा फर्स्ट पर्सन। अब सेकंड पर्सन को देखेंगे। सेकंड पर्सन क्या हो दोस्तों, यू और उसके जितने भी प्रोनाउन होते हैं वो सभी के सभी सेकंड पर्सन होते हैं। तो यू सब्जेक्ट भी होता है और यू ऑब्जेक्ट भी होता है, और इसका पजेसिव योर होता है और योर्स होता है, आगे योर सेल्फ वगैरह भी हो सकता है। मान लो इनमें से कोई एक, चाहे सब्जेक्ट वाला या ऑब्जेक्ट वाला, या इनमें से कोई एक रिपोर्टेड स्पीच में आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे ही जो है किसी हर से बातें कर रहा है, ठीक है, ही सेड टू हर, ही इस हर को यू कह के बुला रहा है। क्या कह के बुला रहा है, यू। ठीक, जाहिर सी बात है, इस व्यक्ति के सामने जो होता है, जैसे मेरे सामने जो होगा मैं उसको यू कहूँगा, तो इस ही के सामने हर है, तो ये ही इस हर को यू कह के बुलाएगा। पर क्या हम भी हर को यू कह के बुला सकते हैं? नहीं, क्योंकि हर हमारे सामने नहीं है। तो इसीलिए हम इस हर को हम यू कह के नहीं बुला सकते, पर हर को हम उसके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में तो बुला ही सकते हैं। तो यू यहाँ सब्जेक्ट है, तो इस यू को हर के अनुसार चेंज करना है। तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी,
तो यहाँ पे सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हर हो जाएगा, यहाँ पे भी हर हो जाएगा, ठीक, और यहाँ पे हर्ष हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इन सभी का रिलेशन इसी हर से है, ठीक है। मान लिया ये हर कोई सोनी है, ठीक है, और ये ही कोई रमेश है, तो रमेश सोनी को कहता है कि यू मतलब कौन, सोनी, यू मतलब कौन, सोनी, तो सोनी के लिए क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे ना, सी लिखेंगे, ठीक है। एक एग्जांपल देते हैं इसको, जैसे रमेश सेड टू सोनी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू आर लकी, यू आर लकी। तो आप बताइए इसमें रमेश ने किसको यू बुलाया है, ठीक, तो क्लियरली रमेश ने किसको यू बुलाया है, सोनी को यू बुलाया है। पर क्या सोनी को हम भी यू कह सकते हैं, नहीं, क्योंकि सोनी हमारे सामने नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, इसीलिए हम सोनी को यू न कह के सी तो कह ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये यू सोनी के लिए आया था। तो सी वाज लकी दैट सोनी टोल्ड रमेश, यानी हो गया रमेश टोल्ड सोनी दैट सी वाज लकी, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा आपको कि यहाँ पे हमने यू को सी में क्यों चेंज किया। इस तरीके से जो भी सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं उनका चेंज रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। फिर से सुन लीजिए, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है, और जो थर्ड पर्सन होता है फ्रेंड्स वो नो चेंज होता है। फ्रेंड्स जो भी थर्ड पर्सन्स होते हैं, ठीक है, जैसे ही और इसके सभी प्रोनाउन हिम, हिज, ये सब, जैसे सी, हर वगैरह, इसके सभी प्रोनाउन इट और दे, अगर ये कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं, ये कभी भी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आते हैं, तो इनको इनडायरेक्ट बदलते समय चेंज नहीं किया जाता है। तो ये रहा प्रोनाउन चेंज का नियम। अब हम बातें करेंगे रूल्स ऑफ टेंस चेंज और रूल्स ऑफ एडवर्ब चेंज, लेकिन उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, जब वीडियो मेरा आएगा असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग, लगातार देखते रहिए, और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना जरूर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।